वो लगभग पूरा हो गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। संतोष दास जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिमन्यु जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दिया और उन्होंने कहा था कि इस डेडलाइन में हम नक्सली जो चारों तरफ फैले हैं नक्सलवाद को खत्म करेंगे, सुशासन ले आएंगे। आपको लगता है कि वो डेडलाइन पूरी हो गई, नक्सली का जो है वो खात्मा हो गया, अब उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है? जो बच्चे हैं जो नहीं जुड़े वो तो चले गए, क्या कहेंगे आप? जी सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके जी। दर्शकों को और साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार मेरा। हम्म। देखिए, जहां तक नक्सलवाद की बात है तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीति करने की कोशिश नहीं की। चाहे पहले रमन सिंह जी की सरकार रही, उसमें भी सलवा जुडूम वगैरह चला, उसमें हमने भरपूर साथ दिया। हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष महेंद्र शर्मा जी साथ नहीं गए थे, उसका उद्घाटन करने के लिए भी रमन सिंह जी के साथ एक ही गाड़ी में गए थे। और उसके अलावा जब भी नक्सली मूवमेंट रहा, हमारी सरकार भी जब रही यहाँ पर 5 साल, तो उस समय भी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि 80% तक जो नक्सलवाद है वो समाप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और हमारी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। उसके बाद अभी वर्तमान की सरकार, अभी इन्होंने टारगेट लेके चले थे तो टारगेट पूरा हो चुका है। फिर भी अभी 1 साल तक के सुरक्षा बल वहां पर रहेंगे, ये फैसला किया गया है। तो इस फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, और नक्सलवाद की स्थिति में जैसे भी कदम उठाए जाएंगे, हम कदम से कदम साथ मिलाकर के विपक्ष के रूप में चलेंगे। उसमें कहीं से कहीं तक विरोधाभासी बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, तो भी वो हमें मालूम है कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है और जगह जगह अलग अलग राज्यों में होती रहती है। तो सभी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उनकी जो मीडिया में बाइट चल रही थी कि वो कह रहे थे कि इनको पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। तो आप ही कभी कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस में राज करते करते उनको राज की आदत पड़ गई है, फिर वो कहते हैं कि आप ये लोग जानते नहीं सत्ता में क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो बात अलग। लेकिन यहाँ कांग्रेस का जो सवाल है और जो बुद्धिजीवियों का भी सवाल है वो ये है कि बस्तर में इतना खास इंटरेस्ट क्यों दिखाया जा रहा है माननीय अमित शाह जी द्वारा। इस 2.5 साल में जब से विष्णुदेव जी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के अंदर 9 बार अमित शाह जी आए हैं छत्तीसगढ़ में, और पूरे 9 के 9 बार वो केवल गए हैं बस्तर, और उसके अलावा वो कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर ऐसी बात क्यों? उसके बाद अभी भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाया कि वर्चुअल बैठक आप कर सकते थे। आपने जब स्वयं अपील की है कि संसाधनों की बचत अभी हमें करनी है, हमने एक आदेश भी देखा कि 5,000 लीटर जो है डीजल स्टॉक करके सुनिश्चित किया जाए माननीय गृह मंत्री जी के दौरे के लिए। तो ये सारी चीजें जब हो रही है और आम जनता से जब अपील की जा रही है कि आप संसाधन बचाएं, उस समय सरकार क्या वर्चुअल बैठक में? अच्छा, ये भी एक सवाल है। अच्छा लेकिन अभिमन्यु जी, सारे क्या के सारे बस्तर सबसे मुख्यमंत्री ज्यादा बता रहे नक्सली थे क्या प्रभावित क्षेत्र है बस्तर ना? की रेकी करानी थी। अच्छा, सबसे जी ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, ये आप मानते हैं कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी और गृह मंत्री ने कहा था कि हम बस्तर को एकदम नक्सल मुक्त कर देंगे, तो शायद उनका टारगेट वही रहा हो। बहरहाल ये आपका एक पॉइंट था, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। संतोष जी, देखिए अब अभिमन्यु जी सवाल उठा रहे हैं कि बस्तर ही क्यों, गृह मंत्री सबसे ज्यादा बस्तर ही क्यों आ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्या बस्तर में ही सारी गड़बड़ियां हैं क्या? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार है। देखिए, हमारे माननीय विष्णुदेव साय सरकार का टैगलाइन है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और मैं उस पर 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि हमने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया है और हम ही बस्तर को विकास की धुरी बनाएंगे। देखिए, हम बस्तर को एक वैश्विक पहचान दिलाना चाहते हैं, और खासकर हमारी जो केंद्र की सरकार है और हमारी जो प्रदेश की सरकार है, दोनों मिलकर के बस्तर की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो बस्तर की जो आर्ट, बस्तर का जो आर्ट है, और बस्तर की जो अलग अलग जो रीतियां हैं, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन सबको एक वैश्विक पहचान मिले, एक राष्ट्रीय पहचान मिले, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। और केवल केवल पहचान दिलाने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, पहचान दिलाने के साथ साथ बस्तर का रोड मैप विकास का, ताकि आने वाले समय में जब हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की कल्पना करते हैं और उस दिशा में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा बस्तर कहीं पीछे न छूट जाए। और इस विकास में बस्तर को हम कैसे विकास की धुरी बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो बस्तर जो है वो केंद्र होना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी ने, देखिए, मीडिया से बात करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चाहते हैं कि बस्तर जो संभाग है पूरा, वो संभाग पूरे राष्ट्र में एक ऐसा संभाग बने, एक आदर्श बने, बाकी दूसरे प्रदेशों के लिए भी आदर्श बने कि हमने एक आदिवासी संभाग को देखिए कैसे डेवलप किया है,
और कैसे यहाँ पर रोड मैप बनाया है डेवलपमेंट का, और कैसे यहाँ पर आम लोगों की का जनजीवन बेहतर बनाया है। तो इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और मध्य क्षेत्रीय बैठक जो अभी पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख भी रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की है, 4 प्रमुख प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए हुए। और यदि ये इतना बड़ा आयोजन, और ये पिछली बैठक में, जब पिछली बैठक 2000 वाराणसी में जब ये बैठक हुई थी, उसमें ही माननीय गृह मंत्री जी ने तय कर लिया था कि हम अगली बैठक बस्तर में करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे। तो वो पहले से तय बैठक था, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अचानक से। अभी जो माननीय प्रवक्ता है वो कांग्रेस के, मैं उनको सुन रहा था, तो कोई ऐसी वर्चुअल बैठक वाली आप अगर बस्तर में अभी जो नक्सलवाद से मुक्त हुआ बस्तर है, अगर वहां पर जा करके आप मैसेज नहीं देंगे, संदेश नहीं देंगे, तो वर्चुअल बैठक से कैसे संदेश जाएगा? तो आपको तो पूरे देश में संदेश भी देना है कि देखिए बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है और विकास की धुरी में बस्तर आगे बढ़ रहा है। तो और इतने प्रदेशों के मुख्यमंत्री 4 प्रदेशों के आकर के बैठक कर रहे हैं और विकास की योजना बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी चीज कोई हो सकती है। इसमें कोई पेट्रोल डीजल बचाने वाली जैसी कोई बात नहीं। बहुत आवश्यक बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, और मुझे लगता है कांग्रेस को इस दिशा में ही इसको सभा का सकारात्मक रूप से लेना। अभिमन्यु जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यही से इसलिए क्लियर कर दिया संतोष जी ने। जो आपका प्रश्न था उसका जवाब आपको मिला, या और इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए? चलिए ठीक है, और संतोष जी जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल मान लेते हैं कि वो बहुत जरूरी थी, बैठक वर्चुअली नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब आगे के सवाल भी कुछ ऐसे हैं कि हमारा, जैसे जो मैंने शुरू में भी कहा कि डेवलपमेंट को लेकर के हमें कोई वहां पर विरोध नहीं है। जितना भी डेवलपमेंट आप वहां करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। वहां आप मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाए, वहां के लोगों को आप मुख्य धारा से जोड़ें। लेकिन आप देखिए, आज शहीद श्री गुंडाधुर जी का नाम लिया गया अमित शाह जी द्वारा, तो उनके जो किन बातों के लिए उन्होंने लड़ा, किन बातों के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कि जल जंगल जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी अभी जो बता रहे थे संतोष जी, तो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि कोशिश कर रही है आज सरकार। लेकिन पहले 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार भी यहाँ पर रही, और उस दौरान भी 2014 से लेकर के 2018 तक के डबल इंजन की सरकार ही चली है, यहाँ रमन सिंह जी थे और केंद्र में मोदी जी थे। तो उस समय, लेकिन समय वही था जब 350 से ऊपर स्कूल बस्तर में बंद किए गए। 2011-12 का समय था कि बस्तर उस समय सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हो चुका था, लगभग 2012-13 के दरमियान। तो ये सारी चीजें भी उस समय हुई। आदिवासियों को केवल बाहर से अतिथियों को बुलाकर उनके सामने आदिवासी नृत्य कराने के लिए ही आदिवासियों को ज्यादातर काम में लाया जाता था। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। पेशा कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई। हमने पेशा कानून को मजबूत किया। हमने वन अधिकार पट्टे वापस किए, जो कि जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी डेवलपमेंट के नाम पे ही। तो जब वहां नक्सलवाद लोहांडीगुड़ा में आया था उस समय, उसके पहले वहां पर उतना ज्यादा नक्सलवाद नहीं था लोहांडीगुड़ा में। जब से वहां पर ये वनाधिकार पट्टे वाला मामला हुआ, तब से वहां नक्सली और ज्यादा एक्टिव हुए। जब लोगों का विश्वास सरकार से टूटा, तो वो वनाधिकार पट्टे भी हमने वापस करने का काम किया। वो जो वहां के वनोपज से लगभग 7 खरीदते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में। उसके बाद हमने 70 से ज्यादा वनोपज खरीद कर वनांचल के लोगों को सुदृढ़ करने का काम किया। तो जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, जहां तक आप वहां के लोगों के भले की बात करेंगे, हम आपके साथ हैं। आपने कहा अमित शाह जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 9 बार यहाँ पर आ गए, एक बार भी क्या उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्या उन्होंने विपक्ष की बात सुनने की कोशिश की? क्या उन्होंने वहां के लोकल लोगों की बातें सुनने की कोशिश की? क्योंकि धरातल में ये चीज नहीं दिख रही है। आप देखेंगे बात डेवलपमेंट की हो रही है, लेकिन धरातल में क्या हो रहा है? आज हसदेव जंगल कट रहा है, नंदराज पर्वत प्राइवेटाइज कर दिया गया है, कई सारे वहां पर जो है कोल ब्लॉक आवंटित करने की बात चल रही है। तो आप अपने जो अडानी अंबानी जैसे आप अपने व्यापारी मित्रों को क्या वहां पर रेड कारपेट बिछाने का काम कर रहे हैं? क्या सवाल तो उठेगा ही उठेगा जब इस प्रकार की बातें होंगी। डेवलपमेंट के नाम पे हम साथ हैं। आप बुलाइए सर्वदलीय बैठक, अमित शाह जी बुलाएं, बात करें। अगर वे आ रहे हैं, बस्तर में जाकर के सुरक्षा के बारे में मीटिंग ले रहे हैं, उसमें कोई हमें समस्या नहीं है, उसका तो हम स्वागत करते हैं। अभी वहां पर सुरक्षा बलों की मीटिंग लेने की ज्यादा जरूरत है, वहां जो योजनाएं बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट का नाम लेकर वहां अधिकार छीनेंगे आप वनांचल के लोगों का, आप डेवलपमेंट के नाम पे वहां उसको प्राइवेटाइज करेंगे, पर्वतों से लेकर जंगलों को, तो कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। आपको सुनना होगा, आपको उन लोगों की भी बातें सुननी होगी संतोष जी, जंगलों में लपेटकर डंडे खा रहे हैं वहां के जो आदिवासी लोग हैं, उनकी भी बात अमित शाह जी को सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, अब ठीक है मंडू जी, चलिए अब ये तो आरोप की बात। देखिए अब जब नक्सली खत्म हो गया, अब आगे की जो
रोड मैप है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही था कि लाल आतंक की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। संतोष जी, अब मान लीजिए जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि नक्सली खत्म हो गए हैं, नक्सलियों के विकास को लेकर क्या रोड मैप है, कैसे उनको मुख्य धारा से और जोड़ा जाए आज के परिवेश में, जो अभी क्योंकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज की जो चीजें हैं उससे कैसे उनको अवेयर किया जाए, क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों के दिमाग में उनके लिए? देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है और प्रेस मीडिया के सामने कहा और बैठकों में भी यह तय हुआ। लगभग देखिए 200 जो सुरक्षा कैंप थे हमारे, उसमें से 70 कैंपों को हमने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा नाम से एक कार्य योजना बनी है और ये डेरा एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें देखिए बैंकिंग सेवाएं, इसमें योजनाओं का लाभ मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण होने वाला है, इसमें सस्ते अनाज की दुकानें रहेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं रहेंगी, जन सुविधाएं रहेंगी, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है ये गुंडाधुर सेवा डेरा। और साथ में इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें बनेंगे और साथ ही महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण से लेकर के और बहुत सारी एक हब बनाने का प्रयास है ये इन 70 केंद्रों को, जिससे बस्तर के जो ग्रामीण आदिवासी अंचल हैं जो लगातार विकास में लगभग 30-40 साल पीछे छूट गए हैं, जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं। उनको कैसे कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, उनकी आजीविका बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बस्तर को हम एक बड़ा डेयरी उद्योग के रूप में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। जैसे आपने अमूल उद्योग का आपने देखा होगा गुजरात में किस तरीके से वो उद्योग पूरे देश में और सप्लाई है उसकी और बहुत बड़ा उद्योग है और ये सहकारिता के माध्यम से संभव है। देखिए माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भी है, तो उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से हम बहुत सारी जो हमारे आदिवासी वर्ग की महिलाएं हैं और उनके जो बेरोजगार हैं, युवा हैं और ये सारे लोगों को जोड़ करके इस सहकारिता के माध्यम से इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसमें वनोपज भी हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो आता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी बनेगी, जिसका लाभ भी वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की जनता को मिलेगा। देखिए उन्होंने आंकड़े जो गिनाए, लगभग 12,211 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण लगभग आधा हो चुका है, आधा अभी निर्माण चल रहा है। लगभग 13,000 मोबाइल टावर वहां पर लगने वाले हैं, जिसमें 5,000 लग चुके हैं। 1804 बैंकों की शाखाएं वहां पर खुल रही हैं और लगभग एकलव्य मॉडल स्कूल बड़ी संख्या में वहां पर बन चुके हैं, कुछ और अभी बन रहे हैं। लगभग 240 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जगदलपुर में बना है स्पेशली इस बस्तर के लिए, वो उसका तो उद्घाटन भी उन्होंने किया है आज। और लगभग आप देखिए बस्तर पंडुम का आयोजन उन्होंने जो किया उसमें आदिवासी परंपराएं, आदिवासी संस्कृति किस तरीके से पूरे देश ने देखा, एक तरह से कहें वैश्विक पहचान मिली बस्तर को। और बस्तर ओलंपिक लगभग 2 बार हो चुका, जिसमें लगभग 3,94,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया, खिलाड़ियों ने भाग लिया और उसको उभारने का काम, जो प्रतिभाओं को उभारने का काम इस माध्यम से खेल ओलंपिक के माध्यम से किया गया। तो लगातार सरकार रोड मैप बना करके काम कर रही है और बस्तर को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा भरोसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया है और माननीय विष्णुदेव साय ने भी दिया है। तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आने वाले समय में बस्तर हम सबको अच्छा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाने का क्या मकसद था, इसको भी थोड़ा कम शब्द में स्पष्ट कर दीजिए। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाने का क्या मकसद? आज से पहले कभी राजस्व सर्वे नहीं हुआ था, उसके बाद आप अस्पताल बनाए, आप मुख्य धारा से वहां के लोगों को जोड़े, हम स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि प्रसूता महिला को कई किलोमीटर तक के खटिया पर उठा के 2-4 लोगों को लेकर जाना पड़ता है। बस्तर में इस प्रकार की लगातार क्यों तस्वीरें सामने आती रहती हैं और क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हसदेव जंगल कट रहा है और जो प्राइवेटाइजेशन नंदराज पर्वत का हो गया और काफी सारी जगहों का हो गया, ये सारी चीजें सामने आती है ना, तो इस पे भी जवाब तो चाहेंगे ही चाहेंगे। आप डेवलपमेंट करें उसका स्वागत है, लेकिन अधिकारों का दोहन करेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी और विपक्ष की आवाज जो है वो जनता की आवाज होती है, तो विपक्ष की बात का जवाब देना कहीं ना कहीं सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको अभी भी बताना होगा कि हसदेव में इतने जंगल कट गए, उसके बाद वहां पर जो लगातार जो वहां के बॉक्साइट से लेकर के कई सारे वहां पे जो डिपॉजिट हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही है। तो इस पर विराम लगाने के लिए आपको स्पष्टीकरण तो देना ही होगा कि आपको बताना होगा कि नहीं हम इस प्रकार कुछ नहीं करने वाले हैं।
पेशा कानून को मजबूत करेंगे, जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का होगा, ये वो कहे ना। ये ठीक तो है। हमारी सरकार जब बनती है, हमारी कांग्रेस पार्टी तो खुलकर कहती है कि जल जंगल जमीन पे अधिकारियों जो आदिवासियों का हक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाती है। तो हम वही कह रहे हैं, विकास का स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वहां पर प्राइवेटाइजेशन हुआ, वहां जल जंगल जमीन की लूट जैसे पहले हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुद से हुई, तो फिर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सवाल नहीं पूछेगी। चलिए और ठीक है, जो फाइनल सड़क कमेंट से लेकर सदन तक के संतोष जी, आंदोलन ठीक है। भी करेगी। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता की बातें। देखिए, इनके मन में जो बातें हैं, देखिए अदानी अंबानी से बाहर ये निकल नहीं पाते हैं। असल में कांग्रेस की अपनी पीड़ा है और इसका इलाज तो हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता पूछ स्पष्ट रही है। किया और स्पष्टता से उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा कि विकास किस मॉडल पर होगा? विकास होगा वहां के वनोपज को लेकर के विकास होगा, वहां के कृषि को लेकर के विकास होगा, वहां के डेयरी को लेकर के विकास होगा। और ये एक जो जन समुदाय है, उस जन समुदाय को लेकर के विकास होगा, सहकारिता को लेकर के विकास होगा। और बिल्कुल। आदिवासी अब परंपराओं के विकास, साथ होगा आदिवासी। ठीक है, चलिए अब विकास की बात है और गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। आप हमारे साथ बड़ी बहस में बात किए और तमाम जानकारी आपने साझा की, विकास की बात आप लोगों ने की। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि बस्तर को कैसे विकसित किया जाए।